कहानी उस दौर से शुरू होती है जब देश में अनाज की भारी कमी है, महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब लोगों के लिए दो वक्त की रोटी गुजारना कठिन हो गया है। सरकार विदेश से गेहूं मंगवाने वाली है। समुद्र के रास्ते अनाज से भरा जहाज भारत आने वाला है और लोगों को उम्मीद है कि जहाज पहुंचते ही हालत कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन शहर के कुछ बड़े व्यापारी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इन व्यापारियों का असली मालिक है एक रहस्यमय अपराधी जिसे अंडरवर्ल्ड में लायन कहा जाता है। उसी के इशारे पर अनाज छिपाया जाता है, काला बाजारी होती है और कीमतें बढ़ाकर गरीबों को लूटा जाता है। लायन अपने आदमियों से कहता है कि गेहूं का जहाज भारत पहुंच ही नहीं पाएगा और सचमुच कुछ ही समय बाद समुद्र में एक भयंकर विस्फोट होता है। अनाज से भरा जहाज नष्ट हो जाता है। पूरा देश इसे दुर्घटना समझता है, लेकिन असल में यह लायन की सोची समझी साजिश थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लायन कोई छिपकर रहने वाला अपराधी नहीं है। समाज की नज़रों में वह शहर का प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यापारी सेठ दीनदयाल है। लोग उसे दयालु, ईमानदार और समाज सेवी समझते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी उसके मित्र हैं और किसी को कल्पना भी नहीं है कि वह शरीफ दिखने वाला आदमी शहर के पूरे अपराध जगत को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि शहर के पुलिस प्रमुख आईजीपी एन खन्ना भी दीनदयाल को अपना सबसे करीबी मित्र मानते हैं। शहर में बढ़ते अपराध और काला बाजारी से परेशान होकर खन्ना एक ईमानदार और निडर पुलिस अपराधी को वापस बुलाते हैं, डीएसपी प्रभाकर श्रीवास्तव। प्रभाकर विधुर है। उसके दो छोटे बच्चे पिंकी और चिंकी हैं। आईजी खन्ना प्रभाकर को अपने बेटे की तरह मानते हैं और उसके बच्चों से अपने नाती पोतों जैसा प्रेम रखते हैं। खन्ना की बेटी अंजू भी प्रभाकर को अपना बड़ा भाई मानती है। प्रभाकर शहर में आते ही अपराधियों पर कड़ा प्रहार शुरू कर देता है। एक छापे के दौरान पुलिस अनाज और दूसरे गैर कानूनी सामान से भरा एक ट्रक पकड़ती है। ट्रक चलाने वाला आदमी रघु गिरफ्तार हो जाता है। रघु पहले अपने मालिक का नाम बताने से इनकार कर देता है। उसे मालूम है कि लायन के विरुद्ध मुंह खोलने वाला कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता, लेकिन प्रभाकर समझ जाता है कि रघु जन्मजात अपराधी नहीं है। रघु की एक छोटी बहन सपना है जो शिमला में पढ़ती है। सपना अपने भाई को मेहनत करके पैसे कमाने वाला सम्मानित आदमी समझती है। उसे रघु की असली गतिविधियों का कोई ज्ञान नहीं है। प्रभाकर रघु को समझाता है कि यदि वह चुप रहा तो उसकी बहन भी जीवन भर एक अपराधी के पैसे पर पलती रहेगी। आखिरकार रघु टूट जाता है। वह प्रभाकर को बताता है कि शहर के सारे अपराधों के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है उसका नाम लायन है। पूछताछ आगे बढ़ती है और प्रभाकर के सामने चौंकने वाला सच आता है। लायन कोई और नहीं बल्कि सेठ दीनदयाल है। प्रभाकर विश्वास नहीं कर पाता। वह अपनी रिपोर्ट लेकर आईजी खन्ना के कार्यालय पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वह खन्ना को फोन पर दीनदयाल से बेहद आत्मीयता से बात करते सुनता है। खन्ना दोनों को अपने जीवन के सबसे विश्वसनीय लोगों में गिनते हैं। एक तरफ उनका मित्र दीनदयाल है और दूसरी तरफ बेटे जैसा प्रभाकर। प्रभाकर समझ जाता है कि बिना पक्के प्रमाण के खन्ना उसके आरोप पर विश्वास नहीं करेंगे। उस बीच रघु को जेल के भीतर ही लायन के आदमी गोली मार देते हैं। उसकी मौत के साथ एक महत्वपूर्ण गवाह भी समाप्त हो जाता है। अब प्रभाकर सीधे दीनदयाल के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि वह उसकी असलियत जान चुका है। दीनदयाल पहले शरीफ बनने का अभिनय करता है, लेकिन फिर अपने असली रूप में आ जाता है। वह गर्व से प्रभाकर को बताता है कि अपराध की दुनिया में हर कोई उसे लायन के नाम से जानता है। प्रभाकर उसे चेतावनी देता है
कि जंगल का आदमखोर शेर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन शिकारी की गोली का निशाना अवश्य बनता है। उस दिन प्रभाकर को रेलवे स्टेशन भी पहुंचना है। उसके बच्चे और अंजू शिमला जा रहे हैं, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही लायन उसके लिए एक दुर्घटना का प्रबंध कर देता है। सड़क पर एक वाहन जानबूझकर प्रभाकर को टक्कर मार देता है। प्रभाकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आईजी खन्ना रेलवे स्टेशन पर उसके बच्चों को विदा कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दुर्घटना की खबर मिलती है। वे बच्चों और अंजू को कुछ बताए बिना ट्रेन में बिठाते हैं और स्वयं तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर प्रभाकर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है। मरने से पहले प्रभाकर अपने बिस्तर के पास रखे कागज पर अपने हत्यारे का नाम लिखने की कोशिश करता है, लायन। लेकिन वह ऐसी दिशा और हालत में लिखता है कि पुलिस को अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। अधिकारियों को लगता है कि प्रभाकर ने मरने से पहले नंबर 17 लिखा था। किसी को समझ नहीं आता कि वह 17 नंबर नहीं, किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। इससे प्रभाकर की मृत्यु हो जाती है। आईजी खन्ना पूरी तरह टूट जाते हैं। वे प्रभाकर की मृत्यु को कुछ समय के लिए गुप्त रखने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि हत्यारों तक पहुंचने का अभी कोई रास्ता नहीं है। उसी अस्पताल में खन्ना की मुलाकात उनके पुराने मित्र और सेवानिवृत्त डीलर डेविड से होती है। डेविड जब प्रभाकर का चेहरा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वह खन्ना को बताते हैं कि दिल्ली की जेल में बंद कैदी नंबर 511 का चेहरा बिल्कुल प्रभाकर जैसा है। उस कैदी का नाम है कालीचरण। आईजी खन्ना के मन में एक जोखिम भरी योजना जन्म लेती है। वे जेल में कालीचरण से मिलने जाते हैं। पहली मुलाकात में ही उन्हें समझ आ जाता है कि केवल चेहरा मिलने के अतिरिक्त प्रभाकर और कालीचरण में कोई समानता नहीं है। प्रभाकर शांत, अनुशासित और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी था। कालीचरण गुस्सैल, असभ्य और बेहद हिंसक है। वह किसी अधिकारी से नहीं डरता और किसी कानून का सम्मान नहीं करता। जेल ने उसे सुधारने की बजाय और कठोर बना दिया है। फिर भी खन्ना सरकार के विशेष अनुमति लेकर उसे जेल से बाहर निकालते हैं। उनकी योजना है कि कालीचरण को प्रभाकर की पहचान देकर अपराधियों के बीच भेजा जाए। यदि लायन को लगेगा कि प्रभाकर जीवित है, तो वह घबरा कर कोई ऐसी भूल अवश्य करेगा जिससे उसका अपराध सिद्ध हो सके। खन्ना कालीचरण को शिमला के एक सुरक्षित घर में रखते हैं। वहाँ उसे बोलने, चलने, कपड़े पहनने और प्रभाकर जैसा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कालीचरण को पुलिस के अभियान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह हर समय भागने का अवसर खोजता रहता है। एक दिन वह घर से निकल भागता है और शिमला जा रही एक बस की छत पर चढ़ जाता है। उसी बस में एक युवा महोत्सव में हिस्सा लेने जा रही सपना भी मौजूद है। सपना अपनी समझदारी से कालीचरण को पकड़वा देती है। उसे लगता है कि उसने किसी साधारण चोर को पकड़ा है, लेकिन बाद में उसे बताया जाता है कि वह आदमी डीएसपी प्रभाकर है, जो किसी गोपनीय काम पर था। खन्ना कालीचरण को दोबारा सुरक्षित घर में बंद कर देते हैं। वह फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पकड़ लिया जाता है। खन्ना उसे अनुशासन से बदलना चाहते हैं, लेकिन उसकी कठोरता कालीचरण के गुस्से को और बढ़ा देती है। जब अंजू एक अलग रास्ता अपनाती है, रक्षाबंधन के दिन वह कालीचरण के पास जाती है और उसकी कलाई पर राखी बांधने का प्रयास करती है। बहन का रिश्ता सामने आते ही कठोर दिखाई देने वाला कालीचरण भावुक हो जाता है। वह अंजू को अपनी कहानी बताता है। कालीचरण कभी एक सर्कस में निशानेबाज हुआ करता था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसी सर्कस में शेट्टी नाम का एक खतरनाक आदमी भी काम करता था। शेट्टी कालीचरण की निशानेबाजी का इस्तेमाल पैसे लेकर लोगों की हत्या करवाने के लिए करना चाहता था। कालीचरण ने अपराध में उसका साथ देने से इनकार कर दिया। इसका बदला लेने के लिए कालीचरण के परिवार को मार दिया गया। कालीचरण ने क्रोध में शेट्टी के कई साथियों को मार डाला,
लेकिन मुख्य अपराधी शेट्टी बच निकला। अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए कालीचरण ने शेट्टी के कई आदमियों की हत्या की। इसी कारण वह जेल पहुंच गया। वह आज भी शेट्टी को ढूंढ रहा है। अंजू उसे प्रभाकर की कहानी सुनाती है, कैसे एक ईमानदार अधिकारी को अपराधियों ने मार डाला और कैसे उसके छोटे बच्चे अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहली बार कालीचरण को लगता है कि किसी और परिवार का दुख उसके खुद के दुख जैसा है। वह आईजी खन्ना की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं, बाल संवारे जाते हैं और पुलिस अधिकारी की वर्दी पहना दी जाती है। बाहरी रूप से वह बिल्कुल प्रभाकर बन जाता है, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब उसे प्रभाकर के बच्चों के सामने जाना पड़ता है। पिंकी और चिंकी अपने पिता को देखकर खुशी से दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। कालीचरण पहले असहज हो जाता है। उसने अपराधियों, पुलिस और जेल का सामना किया है, लेकिन दो मासूम बच्चों के प्रेम का सामना करना उसके लिए कठिन है। धीरे धीरे वह बच्चों से जुड़ जाता है। जो व्यक्ति पहले केवल भागने और बदला लेने के बारे में सोचता था, अब बच्चों की सुरक्षा और प्रभाकर के अधूरे कर्तव्य की चिंता करने लगता है। उधर सपना अपने भाई रघु की मौत का बदला लेना चाहती है। उसे रघु के अपराधों का पूरा सच मालूम नहीं है। उसकी राह बार बार उस व्यक्ति से टकराती है जिसे संसार प्रभाकर समझ रहा है। शुरुआत में सपना और कालीचरण के बीच अविश्वास और नोक झोंक रहती है, लेकिन धीरे धीरे सपना उसके कठोर चेहरे के पीछे छिपी संवेदनशीलता देखती है। कालीचरण भी सपना की बहादुरी और अपने भाई के प्रति उसके प्रेम से प्रभावित होता है। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है, लेकिन कालीचरण के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है दीनदयाल। जब दीनदयाल को पता चलता है कि प्रभाकर जीवित है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने स्वयं प्रभाकर की हत्या करवाई थी। वह सोचने लगता है कि कहीं दुर्घटना में बचकर प्रभाकर वापस तो नहीं आ गया। वह प्रभाकर की पहचान की परीक्षा लेने लगता है। बातचीत के दौरान पुराने प्रसंग छेड़ता है, अचानक प्रश्न पूछता है और अपने आदमियों से उस पर नजर रखवाता है। आईजी खन्ना से मिली ट्रेनिंग और अपनी तेज बुद्धि के कारण कालीचरण हर बार स्वयं को संभाल लेता है। लायन उसे रास्ते से हटाने के लिए कई अपराधियों को भेजता है। उनमें एक पैर से विकलांग मगर बेहद खतरनाक योद्धा शाका भी है, जो त्रिशूल से लड़ता है। कालीचरण और शाका के बीच भयंकर मुकाबला होता है। दोनों एक दूसरे की बहादुरी देखकर प्रभावित होते हैं। कालीचरण उसे केवल शत्रु समझकर खत्म नहीं करता। उसके व्यवहार को शाका से महसूस होता है कि वह गलत लोगों के लिए काम कर रहा है। आखिरकार शाका लायन का साथ छोड़कर कालीचरण का साथी बन जाता है। इसी दौरान कालीचरण लायन के आपराधिक संगठन की परतें खोलने लगता है। उसे अनाज की कालाबाजारी, तस्करी, हत्याओं और गुप्त संदेशों के प्रमाण मिलने लगते हैं, लेकिन पुलिस को दीनदयाल के विरुद्ध ऐसे प्रमाण चाहिए जिन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सके। सबसे बड़ी पहेली अब भी प्रभाकर का आखिरी संदेश है, नंबर 17। जांच करते करते कालीचरण उस लिखावट को दूसरी दिशा से देखता है। अचानक उसे समझ आता है कि वह कोई नंबर नहीं था। उल्टी दिशा से देखने पर नंबर 17 का आकार अक्षर वास्तव में लायन बन जाते हैं। प्रभाकर ने मरते समय अपने हत्यारे का नाम लिखा था। कालीचरण यह सच आईजी खन्ना को बताता है, मगर खन्ना के लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं। दीनदयाल वर्षों से उनका अच्छा मित्र रहा है। कालीचरण उन्हें समझाता है कि अपराधी का सबसे सुरक्षित मुखौटा वही होता है जिस पर समाज सबसे अधिक विश्वास करता है। दूसरी तरफ सपना को भी मालूम पड़ता है कि उसके भाई रघु को प्रभाकर ने नहीं मारा था। रघु को इसलिए मरवाया गया था क्योंकि उसे लायन का नाम पुलिस को बता दिया था। अब सपना का बदला भी उसी व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध कालीचरण लड़ रहा है। लायन को महसूस होता है कि घेरा उसके चारों ओर छोटा होता जा रहा है। वह कालीचरण को मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक आदमियों को बुलाता है। उन्हीं में शामिल होता है शेट्टी। शेट्टी को देखते ही कालीचरण अपने अतीत में लौट जाता है।
यह वही आदमी है जिसने उसके परिवार को नष्ट किया और वर्षों तक उससे बचता रहा। अब कालीचरण के सामने दो उद्देश्य हैं, एक तरफ प्रभाकर का अधूरा कर्तव्य और लायन के अपराधों का बदला पर्दाफाश, दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए बदला लेना। लायन सोचता है कि शेट्टी की सहायता से वह नकली प्रभाकर को समाप्त कर देगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसने कालीचरण के सबसे बड़े दुश्मन को स्वयं उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद अपराधी और पुलिस के बीच अंतिम संघर्ष शुरू होता है। कालीचरण लायन के अड्डे तक पहुंचता है। शाका और उसके बाकी साथी भी उसकी सहायता करते हैं। गोदामों, मशीनों और हथियारों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। कालीचरण और शेट्टी आमने सामने आते हैं। शेट्टी उसे याद दिलाता है कि वह एक अपराधी है और पुलिस की वर्दी पहन लेने से उसका अतीत नहीं बदलेगा। लेकिन कालीचरण अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। पहले उसकी लड़ाई केवल अपने क्रोध के लिए थी, अब वह प्रभाकर के बच्चे, अंजू, सपना और उन तमाम निर्दोष लोगों के लिए लड़ रहा है जिन्हें लायन ने बर्बाद किया है। कड़ी लड़ाई के बाद कालीचरण शेट्टी को परास्त कर देता है। इसी के साथ उसके परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला पूरा हो जाता है। अब अंतिम मुकाबला कालीचरण और लायन के बीच है। दीनदयाल अपना शरीफ आदमी वाला मुखौटा उतार देता है। वह स्वीकार करता है कि प्रभाकर को उसी ने मरवाया और शहर में होने वाले अधिकतर अपराधों के पीछे भी उसका हाथ है। उसे अब अपने धन और शक्ति पर घमंड है। वह सोचता है कि पुलिस के पास उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कालीचरण ने उसके आदमियों, गुप्त ठिकानों और अपराधों से जुड़े सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। रघु की हत्या, प्रभाकर की मृत्यु और नंबर 17 का रहस्य भी सामने आ चुका है। कालीचरण लायन को हरा देता है, लेकिन उसे अपने निजी बदले में मारने की बजाय कानून के हवाले करता है। आईजी खन्ना को भी आखिरकार अपने मित्र की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। जिस दीनदयाल को वे सम्मानित नागरिक समझते थे, वही शहर का सबसे बड़ा अपराधी निकलता है। लायन का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। प्रभाकर की मृत्यु का बदला पूरा होता है और उसका अधूरा मिशन सफल हो जाता है। सपना को अपने भाई की मौत का न्याय मिलता है। वह कालीचरण को उसके अतीत के कारण ठुकराने की बजाय उसके भीतर आए परिवर्तन को स्वीकार करती है। प्रभाकर के बच्चे भी कालीचरण को केवल अपने पिता का हमशक्ल नहीं मानते, उनके लिए वह सचमुच पिता जैसा बन चुका है। आईजी खन्ना को अब विश्वास हो जाता है कि अपराधी कहलाने वाला हर व्यक्ति हमेशा के लिए अपराधी नहीं होता। प्रेम, जिम्मेदारी और विश्वास किसी कठोर इंसान को भी बदल सकते हैं। इस प्रकार एक खूंखार कैदी, जिसे समाज ने पूरी तरह बेकार मान लिया था, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का कर्तव्य पूरा करता है। फिल्म के अंत में कालीचरण को एक नया जीवन मिलता है, बच्चों का परिवार, सपना और एक सम्मान जो उसे अपने साहस और बलिदान से कमाया होता है। कहानी यह संदेश देकर समाप्त होती है कि इंसान की पहचान केवल उसके अतीत से नहीं होती। यदि उसे सही उद्देश्य, विश्वास और प्रेम मिले, तो कालीचरण जैसा अपराधी भी कानून और इंसाफ का सबसे मजबूत रक्षक बन सकता है।